हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं इवनिंग का बताने वाला हूं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 जो पोषक भागों में लैंगिक जनन है। फ्रेंड्स उस चैप्टर दोस्तों मैं 30 मिनट में सवालों बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दोस्तों 30 सवाल ऐसे फ्रेंड्स है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और रिपीट भी किए गए, और ये फ्रेंड्स सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी बुक से निकाला गया। इसलिए प्लीज दोस्तों ये सारे प्रश्नों को समझिएगा, क्लियर करना है क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, और मैं फिर सारे प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे, उसका आंसर पर डिस्कशन करेंगे, क्या प्रश्न कहा था, क्या आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए समाना क्लियर करना, वीडियो को देते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और कभी सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। देखिए जैसा कि दोस्तों हम इसके पहले की भांति मैंने बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू वाइज क्लियर किया था, 30-30 प्रश्न लेके, उसी पर आज इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे 15 प्रश्न है, 15 और भी इसी वीडियो में लिया गया। ठीक है, वन लाइन में प्रश्न है क्योंकि वन लाइन से आपको बहुत फायदा करेगा, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बता दिया हूँ क्या इसका इंपॉर्टेंस है चॉइस क्वेश्चन के तुलना में। ठीक है, तो इसलिए वन लाइन नहीं है, इस ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न क्या हो रहा है कि वाटर लिली में किसके द्वारा परागण होता है। वाटर लिली देखें, वाटर लिली एक पुष्पी पादप है। ठीक है, उसमें परागण के हम लोग को देखे जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना उसमें परागण एक बहुत भूमिका निभाता है जनन के लिए। जनन में क्या होता है फ्रेंड्स, परागण में क्या होता है, परागकण क्या होता है ना, पुंकेसर से स्त्री केसर के पास आता है। अब वो परागण नेचुरली आए या हवा के द्वारा आ जाए या जल के द्वारा आ जाए या कोई कीट के द्वारा आ जाए तो वही परागण होता है मिलकर। ठीक है, तो वही पूछा कि वाटर लिली जो उसमें कैसे परागण होता है, तो उसमें फ्रेंड्स परागण होता है फ्रेंड्स वायु के द्वारा, याद रखिएगा वायु द्वारा परागण होता है। वाटर लिली जो है ना वायु द्वारा होता है। कहीं वाटर समझ के जल मत मारिएगा कि जल द्वारा होता है, गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन जल भी रहेगा बट इसका आंसर क्या होगा, वायु। ठीक है, वायु द्वारा परागण होता है इसमें, आंसर याद रखिएगा वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है, अगला फिर से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्रश्न क्या बोल रहा है कि अंडाशय से निर्मित फल को क्या कहते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, जो यहाँ फल जो बन रहा है ना वो कैसे बन रहा है, वो अंडाशय से बन रहा है। तो बोल रहा है कि उस फल को क्या कहते हैं। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि फल दो तरह का होता है, एक सत्य फल और एक असत फल, एक ट्रू फ्रूट एक फॉल्स फ्रूट। ठीक है, तो सत्य फल फ्रेंड्स वो होता है जो अंडाशय से बनता है, उसको सत्य फल कहते हैं। और जो फल का निर्माण फ्रेंड्स अंडाशय को छोड़कर कोई अन्य भाग से हो जाए, मान लीजिए पुष्प के द्वारा हो गया है, ठीक है, या बीजांड द्वारा हो गया है या किसी अदर पार्ट्स है उसके द्वारा हो जा रहा है, तो उस फल को फ्रेंड्स कहेंगे असत्य फल। जैसे आपका सेब, सेब क्या है, सेब आपका सत्य फल में आता है। ठीक है, आम 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 सत्य फल है। ठीक है, आम सत्य फल है। और सेब हो गया आपका, लीची वगैरह वो असत फल होता है। ठीक है, क्योंकि उसका निर्माण अंडाशय के द्वारा नहीं होता है। ठीक है, तो अंडाशय से जो बनता है उसको क्या कहते हैं, सत्य फल। तो अंडाशय से बन रहा है ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सत्य फल। मैं एनालिसिस भी कर दे रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन ऐसा नहीं बक रहा हूँ, मैं एनालिसिस भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहे, रट्टा वाले में कम नहीं चीज। ठीक है, अगला थर्ड नंबर, पराग कण का सबसे बाहरी परत क्या होता है। तो फ्रेंड्स परागकण का स्ट्रक्चर बनाइएगा ना तो उसका सबसे बाहर जो परत है उसको कहते हैं फ्रेंड्स स्पोरोलिन, स्पोरोलिन कहते हैं। ठीक है, स्पोरो स्पोरोलिन स्पोरोलिन क्या कहते हैं, परागकण का सबसे बाहरी सतह को। परागकण शब्द परागकण दोस्तों इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पोलन ग्रेन कहते हैं। परागकण को क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। ठीक है, परागकण कहाँ रहता है, परागकोश में पाया जाता है, याद रखिएगा परागकण कहाँ होता है, परागकोश में पाया जाता है। अगला है चौथा नंबर, बीजांड काय के भ्रूण कोश में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बीजांड जो काय होता है उसके भ्रूण कोश है, तो भ्रूण कोश से फ्रेंड्स पाया जाता है आपका तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय वाली संरचना रहती है। ठीक है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना रहता है, याद रखिएगा। उसमें क्या रहता है, 7 कोशिका और 8 केंद्रक रहता है। बीजांड काय के भ्रूण कोश में क्या रहता है, 7 कोशिका 8 केंद्रक। ठीक है, वैसे आंसर क्या डालूंगा, 7 कोशिका। ये बहुत बार पूछा गया भाई, ये ना बहुत बार पूछा गया। जब मैं दिया था 12th एग्जाम उसमें पूछा गया था, या आप एग्जाम दे रहे हैं 12th का, बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कहीं कम्प्लीट एग्जाम दे रहा है तो वहां इस वाले ये सब रहता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा प्रश्न है भाई, ये अच्छा प्रश्न है। 7 कोशिका 8 केंद्रक रहता है भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश में एक भ्रूण कोश होता है। ठीक है, अगला 5वां नंबर, पराग कोश की सबसे बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। पराग कोश की जो परागकोश होता है फ्रेंड उसके सबसे बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, ये आपको प्रश्न पूछा था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां बताता हूं दोस्तों, यहां भी फ्रेंड्स क्या था ना आपका, एक ये परागकण था। ठीक है, ये परागकण है और ये आपका क्या है, परागकोश है।
तो इसको फ्रेंड्स कहते हैं एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस कहते हैं किसको? सबसे बाहरी भित्ति को कहते हैं। अगला 6 नंबर, ये प्रश्न क्या बोला कि पराग कोश की सबसे भीतरी भित्ति टेपिटम का कार्य क्या है? देखिए पराग कोश का जो सबसे जो बाहरी भित्ति होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था एपिडर्मिस कहते हैं, लेकिन पराग कोश सबसे अंदर वाला परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। यहाँ पे आंसर ही दिया गया है, लेकिन प्रश्न ये पूछा कि टेपिटम का कार्य क्या होता है, तो फिर टेपिटम क्या करता है ना, पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये पोषण प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? टेपिटम करता है। अगला फिर 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि गेहूं एवं धान के परागकण के जीवन क्षमता कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न, एनसीईआरटी बुक का है, याद कर लीजिएगा, रट्टा मार लीजिए या समझ लीजिए। गेहूं एवं धान का जो परागकण होता है उसका जीवन क्षमता फिर मात्र 30 मिनट होता है, मात्र 30 मिनट। 30 मिनट याद रखिएगा। 30 मिनट 30 मिनट में क्या होगा ना, गेहूं का परागकण या धान खत्म हो जाएगा, उसका वो लायक ही नहीं रहेगा। ठीक है, कोई यूज में आ ही नहीं सकता, कुछ उससे होगा नहीं पेड़ पौधों का फायदा। अगला 8वां नंबर, पराग बैंक में पराग कणों को कई वर्षों तक किस में रखा जाता है? देखिए अब भाई हम लोग बात आ गया कि भाई गेहूं धान का परागकण 30 मिनट तक खत्म हो जाएगा, तो भाई ऐसा तो होना चाहिए। आज का टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया कि कुछ भी असंभव का संभव कर सकता है। तो भाई उस 30 मिनट को ना हमको 30 साल तक रखना है, तो क्या करेंगे? तो 30 मिनट को 30 साल तक रखने की डिफरेंस हम लोग क्या करते हैं, एक मैथड, उसका नाम है द्रव नाइट्रोजन, जो कि -195 डिग्री सेल्सियस होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं परागकण को, और उसी को क्या कहते हैं? पराग बैंक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पोलन बैंक कहते हैं। समझा रहे बात को ना? ये बात समझिएगी जरा, क्या होता है उसको क्या कहते हैं? द्रव नाइट्रोजन, उसमें रखते हैं। ये बोल रहा है कि पराग बैंक में पराग कणों को कई वर्षों तक किस में रखा जाता है? तो पराग बैंक में क्या रहता है? लिक्विड नाइट्रोजन रहता है, माध्यम बना दिया जाता है। ठीक है, और उसमें कितना डिग्री से? -195 डिग्री सेल्सियस, इस वाली भी आया एग्जाम में, तो -195 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, -195 डिग्री सेल्सियस में। द्रवित नाइट्रोजन -195 डिग्री सेल्सियस में। अगला है 9वां नंबर, ऐसे पुष्प जो परागन के अनुकूल है, तो उसको फ्रेंड्स कहते हैं उन्मूल परागनी पुष्प। क्या कहते हैं? उन्मूल परागनी पुष्प। उसको क्या कहते हैं? उन्मूल परागनी पुष्प कहते हैं। कौन सा पुष्प को? जो परागन के अनुकूल हो। कई क्या होता है ना, देखिए यहाँ फिर क्वेश्चन में ठीक है, परागन नहीं होगा, यहाँ पे पर परागन होगा, क्योंकि ना बहुत सारा पुष्प टाइप का होता है। ठीक है, जो स्व परागन के अनुकूल होता है, क्योंकि पर परागन के अनुकूल होता है। तो जो पर परागन के जो अनुकूल होगा ना, पर परागन मतलब दूसरे के द्वारा होगा, स्व मतलब स्वयं के द्वारा हो गया। ठीक है, कोई उसमें दूसरा कारक नहीं जुड़ा, वही पेड़ पौधा वही पे पुष्प कैसा कैसा हो गया। तो पर परागन क्या होता है? उन्मूल परागनी पुष्प कहते हैं उसको। ये आपका एनसीईआरटी को दिया गया है। अगला 10वां नंबर, पुष्प का मादा जनन अंग कहलाता है। देखिए पुष्प में जानते हैं कि पुष्प में क्या होता है? पुष्प क्या है? जैसे जनन भाग आपसे को बोलेगा कि पुष्प क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? तो पुष्प क्या होता है? पुष्प एक तरह से बोल सकते हैं ये जनन भाग होता है, जनन पार्ट्स होता है। ठीक है, तो पुष्प क्या होगा? तो पुष्प जो मादा जनन भाग हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको फ्रेंड्स कहते हैं जयांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग। ये बहुत एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, जयांग याद रखिएगा। और इस पुंकेसर क्या होगा? वो नर जनन होता है। मादा जनन को क्या कहते हैं? जयांग, और जो नर जनन को क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर में ही परागकोश आता है, तंतु रहता है, योजक रहता है, परागकोश में आपका परागकण रहता है, और जयांग में आपको क्या रहेगा? स्त्री केसर रहता है, अंडाशय रहता है ना, बीजाणु वगैरह सब रहता है, दलपुंज सब इसी में रहता है ना। अगला फ्रेंड्स, एनीमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? एनीमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है? तो फ्रेंड्स एनीमोफिली में तो जब परागन कीट के द्वारा होता है ना फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं? एनीमोफिली। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया। जब परागन कीट के द्वारा होगा ना, यानी कि मान लीजिए कीट क्या करेगा ना, परागकोश पे बैठेगा, उसको पैर में क्या होगा? परागकण चिपक जाएगा, और वही कीट क्या होगा? उड़ के स्त्रीकेसर पे आ जाएगा, तो वही उसके पैर में चिपका हुआ परागकण स्त्रीकेसर पे चिपक जाएगा, और फिर कीट उड़ जाएगा। यानी कि यहां से वहां गया किसके माध्यम से? कीट के द्वारा गया, तो कीट परागन हो गया। यानी कि उसको क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहते हैं अंग्रेजी में।
और जल के द्वारा होगा फ्रेंड्स उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। मान लीजिए जल से, मान लीजिए परागकण किसी इस तरीके से पास आ गया तो क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। ठीक है। अगला 12 नंबर, एक से अधिक भ्रूण का एक ही बीज से उत्पन्न होना क्या कहलाता है, तो उसको कहते हैं फ्रेंड्स बहुभ्रूणता। क्या कहते हैं इसको, बहुभ्रूणता। बीज एक ही है लेकिन उस बीज से बहुत सारा भ्रूण का विकास हो रहा है तो बहुभ्रूणता कहलाएगा। अगला फिर 13 नंबर, घोंघे द्वारा परागन किसमें होता है, घोंघे द्वारा परागन किसमें होता है, तो फिर उसका एक नाम है पौधा, आर्किड नाम है, आर्किड। तो आर्किड जो है फ्रेंड्स ना, उसमें क्या होता है ना, आपका परागन घोंघा द्वारा होता है। ठीक है, घोंघा द्वारा या संभुक द्वारा बोलते इसको। 14वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक भ्रूण कोश में अंड समुच की घटक कोशिका होती है। तो एक भ्रूण कोश में एक अंड समुच होता है। ठीक है, तो वहां पे फ्रेंड्स क्या होता है, उसके अंदर कुछ रचनाएं पाई जाती हैं, उसी को बोल रहा है आपको। आपका ऑप्शन में अलग अलग दे देगा बट आपका आंसर इसका जो ही होगा। वहां फ्रेंड्स क्या होता है, दो को तो सहायक कोशिका रहता है, याद रखिएगा। अंड समुच में क्या आता है, दो सहायक कोशिका रहते हैं और एक अंड कोशिका रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, अंड समुच बोलते हैं। ठीक है, क्या रहता है, दो को क्या रहता है, दो सहायक कोशिका और एक क्या रहता है फ्रेंड्स, अंड कोशिका। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको अंड समुच बोलते हैं। ठीक है, ये आपका भ्रूण कोश है ना, भ्रूण कोश का पढ़िएगा, मैं से बताऊंगा आपको डिटेल में। तो भ्रूण कोश का जब स्ट्रक्चर बनाएगा ना तो वहां पे आपको मिलेगा, वहां पे अंड समुच होता है। ठीक है, वहीं पे आपका अंड समुच होता है और उसमें क्या रहता है, दो को सहायक कोशिका रहता है और एक वो आपका अंड कोशिका रहता है। अगला 15 नंबर, 100 परागन, ये 100 परागन उत्पन्न करने के लिए नर जनन अंग में कितने मियोटिक विभाजन होना चाहिए। तो मियोटिक विभाजन का नाम लिया है तो इसका क्या करना है, आपका होता है 2n का करेंगे फिर 2n करेंगे तो 100 का क्या हो जाएगा, 4 बार 25 इसका आ जाएगा। ठीक है, इसका 25 को बनेगा। 25 बार मियोटिक विभाजन होगा फ्रेंड्स, तभी आपका 100 परागकण उत्पन्न होगा। 100 परागकण, क्योंकि नर जनन अंग में ही रहता है परागकण, तो नर जनन अंग के ही विभाजन होगा ना। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगले के प्रश्नों को बताता हूँ, 15 जो और रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं ना, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचा उसको क्लियर करते हैं फ्रेंड्स। तो पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 16 को क्या करता है, देखिए। तो क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है कि चीरोपटेरोफिली या कीरो बोला जाता है, कीरोपटेरोफिली बोला जाता है इसको। तो कीरोपटेरोफिली परागन किसके द्वारा होता है, हम लोग पढ़े थे एनीमोफिली पढ़े थे ना, कीट द्वारा। तो एनीमोफिली था, एरिनोफिली भी होता है, हाइड्रोफिली होता है। तो चीरोपटेरोफिली परागन किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, तो चीरो फ्रेंड्स यहाँ था चमगादड़, चमगादड़ के द्वारा जब परागन होता है फ्रेंड्स, यानी जब चमगादड़ के माध्यम से परागकण इस कैसे के पास पहुंचता है, बढ़ती काग के पास पहुंचता है, तो उसको क्या कहते हैं, चीरोपटेरोफिली या कीरोपटेरोफिली। ठीक है, इसे भी याद रखिएगा, इसमें सवाल एग्जाम में भाई आ सकता है। मैं वैसे ब्लैक से लिख रहा हूँ आंसर। ठीक है, इनसे क्या जाएगा, चमगादड़। किसके द्वारा होता है भाई, चमगादड़ के द्वारा। चमगादड़ के द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, कीरोपटेरोफिली का परागन होता है। अगला 7 नंबर, परिपक्व पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण पोष में कितने केंद्रक होते हैं। परिपक्व मतलब पक गया है, मैच्योर्ड। पॉलीगोनम यानी कि परागकण प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं, तो मैंने बताया था 7 कोश किए 8 केंद्रक किए, यानी कि केंद्रक कितना, 8। याद रखिएगा भाई। ठीक है, एग्जाम में सवाल ऐसे घुमा के दे देगा, 7 कोश किए 8 केंद्रक किए, यानी कि 8 हो केंद्रक। तो भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होता है ना, 7 कोश का होता है। आज संरचना बनाइएगा बीच में फ्रेंड्स ऐसे करके ना, तो यही रेफरेंस आपका रहता है। ठीक है, मैं ऐसा आपका स्ट्रक्चर ऐसे टाइप का रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2 को रहता है। ठीक है, 7 कोशिका रहता है, 3 3 6 2 8 8, यहाँ पे कोशिका 7 ही रहता है। ठीक है फ्रेंड, और केंद्र यहाँ पे 8 को रहता है। अब ऐसा समझिए, ऐसा मत समझिएगा कि 7 कोशिका हाथ भाई 8 केंद्र कैसे हो गया, 7 केंद्र होना चाहिए। देखिए ऐसा चाहिए, यहाँ पे नहीं है। अगला है 18 नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि पंखुनुमा बढ़ती काग्र किसे पाया जाता है। पंखुनुमा बढ़ती काग्र किसे पाया जाता है, तो वो फ्रेंड्स पाया था गेहूं में। आप लोग गांव से भी बिलोंग करते हो तो देखे होंगे, गांव का गेहूं का जब खेती होता है तो गेहूं में क्या होता है, पंखनुमा जैसा निकलता है, एकदम धारी टाइप का।
तो वही होता है वर्तिकाग्र, वही पे क्या होता है परागकण जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत हो रहा है? चलिए भाई, नहीं होना चाहिए। गेहूं में याद रखिएगा, गेहूं में क्या होता है फ्रेंड्स, वर्तिकाग्र कैसा होता है, पंख नुमा, पंख जैसा। अगला है फ्रेंड्स हमारा 19वां नंबर, निम्न में किसमें लीवर विधि द्वारा परागण होता है? परागण का एक खास मेथड को दिया है, लीवर विधि। तो फ्रेंड्स ये होता है साल्विया में, साल्विया एक पौधा है, ठीक है, वो उसमें जो परागण होता है पुष्प एक तरह से पादप पुष्प, तो उसमें जो कैसा मेथड से होता है, लीवर विधि द्वारा, साल्विया में, याद रखिएगा। साल्विया मेथड के द्वारा क्या होता है, परागण होता है। अगला है 20वां नंबर, जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश बीजांड द्वार होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? देखिए क्या होता है ना, पराग नलिका जो फ्रेंड्स क्या होता है ना, पराग नलिका कहां से बनता है, वर्तिकाग्र से, और वो जब नली फटता है ना तो फट के क्या होता है ना, नीचे नीचे आता है, इस तरीके से साइड में नीचे आता है, वर्तिका से होते हुए वो बीजांड के पास जाता है और बीजांड के मिल जाता है, बीजांड में जाकर, तभी तो परागकण उस पराग नलिका के माध्यम से नीचे आता है बीजांड का ना। तो वही बोला कि जब पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश होता है बीजांड द्वार के माध्यम से, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उस प्रक्रिया को फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं पोरोगैमी। क्या कहते हैं, पोरोगैमी, याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, पोरोगैमी, पोरोगैमी कहते हैं। अगला फिर से 21वां नंबर, द्विनिषेचन की खोज की गई थी, द्विनिषेचन की खोज की गई थी, तो फ्रेंड्स उसका वैज्ञानिक का नाम था एस.जी. नवासियन। एस.जी. नवासियन जो थे उन्होंने ही खोज किया था द्विनिषेचन। द्विनिषेचन का मतलब क्या होता है, 2 बार निषेचन, 2 बार संलयन, ठीक है, इसमें 2 बार निषेचन होता है, 2 बार परागकण क्या होता है, आपको मिलता है जाकर अंडाशय में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एस.जी. नवासियन, एस.जी. नवासियन। अगला है 22वां नंबर, द्विनिषेचन किसमें होता है? देखिए अब आता है द्विनिषेचन होता किसमें, क्योंकि सब पौधा में तो होता नहीं है, तो फिर द्विनिषेचन उसमें जिसमें होता है उसका तो नाम है एंजियोस्पर्म। फिर जितना भी एंजियोस्पर्म पौधे होंगे ना उस सारा में क्या होगा ना, द्विनिषेचन होगा। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, एंजियोस्पर्म। देखिए एक एंजियोस्पर्म होता है, एक जिम्नोस्पर्म होता है, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है फिर आपका द्विनिषेचन होता है, ठीक है। अगला है हमारा 23वां नंबर, हरा नारियल का दूधिया पानी क्या होता है? देखिए जब हम लोग हरा नारियल वगैरह जो साउथ तरफ बहुत सारा होता है नारियल उधर का, तो वहां पे पानी पीते होंगे, हरा नारियल का डाब बोलते हैं, तो पीते वो ठंडा रहता है, तो वो जो फिर पानी क्या रहता है, समझे क्या होता है, वो फिर से तो तरल एंडोस्पर्म रहता है, तरल एंडोस्पर्म उसको बोलते हैं, वो रहता है, ठीक है। तो वो ये सब चीज जानिए तो आपको अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तरल क्या रहता है, एंडोस्पर्म, तरल एंडोस्पर्म रहता है, ठीक है, क्या रहता है, दूधिया पानी। अगला 24 नंबर, ये प्रश्न क्या बोल रहा है कि एंजियोस्पर्म पुष्पी पौधों में भ्रूणपोष होते हैं। देखिए एंजियोस्पर्म में क्या हुआ, आपका द्विनिषेचन हुआ, तो वहां पे जो भ्रूणपोष बनता है वो आता है त्रिगुणित रहता है, त्रिगुणित रहता है, 3n के फॉर्म में रहता है, क्या रहता है फ्रेंड्स, त्रिगुणित, 3n। अगला फिर से हमारा 25वां नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न, याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये में बहुत आया भी है, ठीक है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि टेरिडोसाइट, क्या होगा, टेरिडोसाइट लिख दिया ना, गलत हो जाएगा, टेरिडोफाइट होगा ना, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ठीक है, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म ब्रायोफाइट। तो फ्रेंड्स यहां पे फ्रेंड्स आपको पाया जाता है द्विनिषेचन, ठीक है, यहाँ पे क्या द्विनिषेचन पाया जाता है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे द्विनिषेचन किसमें आता है, द्विनिषेचन एंजियोस्पर्म में होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म ना, तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पे क्या होगा, द्विनिषेचन नहीं होगा, एकल, क्या होगा, एकल निषेचन इसमें होता है, ठीक है। एनजीओ में क्या होता है द्वि, लेकिन जिम्नो में एकल निषेचन होता है, एकल मतलब एक बार यहाँ पे क्या होगा, निषेचन होता है, यानी कि परागकण का पराग नलिका से, पराग नलिका के माध्यम से नीचे जाना, जो नीचे वाला आधारीय भाग होता है ना, बीजांड, इसके अंदर अंडाशय होता है, ठीक है, वहां पे मिलता है जाकर। अगला फिर 26 नंबर, बिना युग्मक संलयन के भ्रूण निर्माण क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए एक तो दोस्तों निषेचन के माध्यम से हो रहा है, एकल द्विनिषेचन के माध्यम से भ्रूण बन रहा है, लेकिन फिर क्या होता है ना,
कि घास वगैरह में देखिएगा ना तो वहां पे निषेचन होता ही नहीं है ना। तो वहां पे फ्रेंड्स जो भ्रूण बनता है बिना निषेचन के या बिना युग्मक संलयन के, उसको फ्रेंड्स कहते हैं हम लोग भाषा में शॉर्ट फॉर्म में असंग जनन। असंग जनन में क्या होता है, बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है। तो असंग जनन ये प्रोसेस हो गया। अगला फिर 27 नंबर, भ्रूण पोष में कितने प्रकार का होता है। ठीक है, भ्रूण पोष में बहुत सारे टाइप का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आप जो नारियल का देखते हैं ना तो बहुत सारे टाइप का होता है। ठीक है, तो भ्रूण पोष तो 3 टाइप का होता है, एक कायकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, एक आपका केंद्रकीय होता है और एक आपका हेलिबल होता है। हेलिबल 3 टाइप का होता है फ्रेंड्स, केंद्रकीय, कोशिकीय, हेलिबल। अगला 28 नंबर, बैलिसनेरिया में परागन किसके द्वारा होता है। तो मैंने इसके पहले बताया था कि कहीं कहीं जल के द्वारा परागन होता है, जल के माध्यम से परागन जाता है इस तरीके से के पास, तो वो फ्रेंड्स होता है बैलिसनेरिया में। बैलिसनेरिया में हाइड्रोफिली पाया जाता है, जल परागन यहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे देखो ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूँ ना क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि नहीं दिख रहा है मुझे, क्योंकि ब्लू वाला थोड़ा सा कलर ऐसा है कि नहीं दिख पता, लेकिन ब्लैक आपको दिखना चाहिए, आपको सीखना चाहिए। तो बैलिसनेरिया में क्या होता है, जल परागन, हाइड्रोफिली। ठीक है, पॉलिनेशन कैसा होता है, वाटर के द्वारा होता है। अगला 29 नंबर, ऐसे पुष्प जिसमें पुमंग तथा जयांग एक साथ परिपक्व हो, यानी कि पुष्प जो पुष्प में जानते हैं 2 पार्ट होता है, पुमंग जयांग जो एक आवश्यक अंग है, तो उसका भी विकास मान लीजिए साथ साथ हो गया, दोनों एक ही टाइम में परिपक्व मैच्योर्ड हो गया, डेवलप हो गया, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं समकाल पक्वता। सम मतलब बराबर, काल मतलब समय, और पक्वता यानी परिपक्व होना। मैं इसका आंसर क्या डालूंगा, समकाल पक्वता। तो समकाल पक्वता में क्या होता है, समान समय में पुष्प, पुमंग और जयांग विकसित होंगे। अगला 30 नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या बोला, पुष्प का आवश्यक अंग है। आवश्यक मतलब बहुत जरूरी पार्ट्स, उसमें ना पुष्प का सिर नहीं रहेगा, तो उसका दूसरा नाम है जनन भाग। अब बताइए फ्रेंड्स, पुष्प में पुमंग जयांग ही नहीं रहेगा तो पुष्प कहलाएगा, आवश्यक अंग होगा नहीं ना, क्योंकि पुष्प में जब तक जयांग नहीं होगा, जनन अंग, तब तक पुष्प फल कैसे बनेगा, इसलिए ये रहना जरूरी है। तो क्या कहते हैं, पुमंग तथा जयांग को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आवश्यक अंग। और फ्रेंड्स एक होता है फ्रेंड्स सहायक अंग। सहायक मतलब सहायता प्रदान करना, जैसे दलपुंज का नाम सुने होंगे, बाह्यदलपुंज का नाम सुने होंगे, सुने, वृंत का नाम सुना जो नीचे फूल को पकड़ता है। ठीक है, मैं बताने भूल गया, मैंने फ्रेंड्स एक पुष्प के सचित्र बनन का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, मेरे चैनल पर डाला गया, तो आपको बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में क्लास 10th एंड 12th में जाकर देख लेना। यदि नहीं मिल रहा तो आप चैनल में हमारे लिखिए क्लास, सॉरी ऐसे लिखिए पुष्प का सचित्र वर्णन D2 वाला स्टडी, आपको मिल जाएगा। और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया, उसमें सारा बताया गया कहाँ पे क्या होता है, जयांग, पुमंग, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, सारा बताया गया, सबका कार्य बताया गया, स्ट्रक्चर बताया गया। इसलिए प्लीज जाकर वीडियो को देखिए, आप सीख सकते हो। ठीक है, तो फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि अगले प्रश्न इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को कर दे सब्सक्राइब नहीं, क्योंकि देर किस बात की, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बिल, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे हमेशा वीडियो लाता हूँ। सीरीज भी चल रहा है चैनल पे हमारे क्लास 10 एंड 12 का MCQ का। ठीक है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है, और फ्रेंड्स हमें इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी कुछ एग्जाम से रिलेटिव टिप्स ट्रिक्स समझाता रहता हूँ और सिखाता रहता हूँ, इसे सीखने के लिए प्लीज हमारी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैं ज़्यादा तो यही कहूँगा कि मैंने आपको ईमानदारी साथ बताने का प्रयास किया, तो आपका कुछ ईमानदारी बनता है कि वीडियो को शेयर कर दें। अगर शेयर करने से क्या हुआ, जो बच्चे नहीं जानते इस सब प्रश्नों को नहीं देखें तो भी जान जाएंगे, अभी कुछ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।